दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज हिंदी स्पेशल हिंदी में लेकर आज आया हूँ, जिसके क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं और सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और भी जो वनडे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे यूपी टेट है, सुपर टेट है, बीपीएससी TRE4 है, SSC GD है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अंत तक क्लास को देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। पहला है भारोपी परिवार की है, दूसरा है द्रविड़ की है, तीसरा है ऑस्ट्रिक की है, चौथा है चीनी तिब्बती की। बताइएगा आप लोग भाषा किस परिवार की भाषा है। तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये सवाल पूछा गया है परीक्षाओं में, इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस रूप में लिखी जाती है, उसकी लिपि बतानी है। पहला है गुरुमुखी, दूसरा है ब्राह्मी। ब्राह्मी का शुद्ध रूप ऐसे होता है। देवनागरी है तीसरा, और चौथा है सौराष्ट्री। यहाँ पर होना चाहिए था सौराष्ट्री। सौराष्ट्री। तो जो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वह ऑप्शन नंबर तीसरा देवनागरी लिपि होती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। पहला है 343 से 351 तक, दूसरा है 443 से 315 तक, तीसरा है 434 से 135 तक, और चौथा है 334 से 153 तक। जो हिंदी भाषा जो है राजभाषा दर्जा दिया गया है संविधान में। अगर पूछा जाए आप लोगों को हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी एक राजभाषा के रूप में दर्जा जो है इसको मिला है। अगर पूछा संविधान किस संविधान में है, तो अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक जो है भाषा का वर्णन जो है संविधान में किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। रेलवे 2005 में सवाल पूछा गया है। जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ सारे सवाल प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, कहीं रेलवे है, कहीं बैंक है, कहीं NTPC है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले होंगे, और ये आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो भाषाई आधार पे सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। पहला है पंजाब, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है राजस्थान। बताइएगा आप लोग भाषाई आधार पे सबसे पहले जो गठन हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 11 जून को मनाया जाता है, दूसरा है 14 सितंबर को मनाया जाता है, तीसरा है 5 जून को मनाया जाता है, चौथा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, GS का क्वेश्चन ये भी है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका
दूसरा 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो साथी हैं, दोस्त, इष्ट मित्र, उनको भी सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिएगा। ये हमारी सूचना पहुंचा दीजिएगा आप लोग भी। जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा बहुत अनुभव है मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। मैं भी एक जो है सरकारी विद्यालय के रूप में टीचर के रूप में सेवा दे रहा हूँ। बीपीएससी TRI 1 से चयनित जो है विद्यालय अध्यापक के रूप में TRI 1 से चयनित हूँ, जो मैं वैशाली जिला में सेवा दे रहा हूँ। तो आप लोग भी लगे रहिएगा। राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है आप लोग भी, तो भी सक्षमता 3.0 आप लोगों को अच्छे ढंग से पास करके राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को लेना है। तो लगे रहिएगा आप लोग भी। उनकी भी कुछ योजनाएं हैं सरकार की, उन सबको आपको मिलती रहेंगी। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 18, चौथा है 22। तो पहली अगर बात अगर पूछा जाए कि जो संविधान में भाषा का जिक्र किस सूची में है, तो GS से क्वेश्चन ये भी बन सकता है। संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा है, किस सूची में? 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में, तो 22 भाषाओं का जिक्र जो है किया गया है। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। बाद में 15 हुई, फिर 18 हुई, फिर 22 हुई। समझ में आ गया होगा। तो इसमें वर्तमान में जो है 22 भाषाएं जो हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। पहला है 1952, दूसरा 1953, तीसरा 1954, चौथा 1956। तो भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना की गई थी, तो की गई थी 1956 में। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द है कि व्यंजन है कि स्वर है कि वर्ण है? भाषा, अगर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए वो होता है वर्ण। वर्ण में कौन कौन आ जाएगा? नंबर 1 आएगा स्वर आएगा, और दूसरा आ जाएगा व्यंजन। अगर एक एक स्वर और व्यंजन के आपस में मिला दिया जाए तब जाके जो है शब्द का निर्माण होता है। तो भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो कहलाएगा वर्ण। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। जब स्वरों को और व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है तो शब्द का निर्माण होता है। जब विभिन्न शब्दों को मिलाया जाता है तो वाक्य का निर्माण होता है। ऐसे ही हिंदी में धीरे धीरे एक एक जो है अक्षरों से जो है हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहेंगे, कि वर्णों के संकलन को कहेंगे, कि शब्द गणना को कहेंगे, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे? बताइएगा आप लोग, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका सबसे बेहतरीन जवाब जो हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला है काव खाओ, दूसरा है यारा, तीसरा है चाव छाओ, दूसरा है टावड़ा।
देखिए, अब उच्चारण के स्थान पर देखा जाए तो एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, KTM DO कंठ हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, दंत हो जाएगा और ओष्ठ हो जाएगा। कंठ में का वर्ग आ जाएगा, कंठ में कौन आ जाएगा, काव खाओ गाओ घाऊंगा, का वर्ग आ जाएगा। तालव्य में चा वर्ग आ जाएगा, चा के जो भी अक्षर हैं। मूर्धन्य में टा वर्ग आ जाएगा, दंत में ता वर्ग आ जाएगा और ओष्ठ में क्या आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा। ये उच्चारण के स्थान पे जो है ध्वनियाँ किस प्रकार से बांटा गया है, तो का खा गा घा गा आ जाएगा, चा छा जा झा जा जाएगा। इस प्रकार से जो है कंठ का वर्ग हो जाएगा, तालव्य चा वर्ग हो जाएगा, मूर्धन्य टा वर्ग हो जाएगा, दंती ता वर्ग हो जाएगा, ओष्ठ पा वर्ग हो जाएगा। तो आप लोग याद करने ट्रिक याद रखिएगा, KTM DO। के माने कंठ, टी माने तालव्य, मूर्धन्य हो जाएगा M से, दंती हो जाएगा D से और ओष्ठ हो जाएगा O से। तो कंठ की ध्वनियाँ पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर काव खा जो हो कंठ की ध्वनियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इसमें से विकल्प वर्णमाला से भी क्वेश्चन जो है आपको कोई ना कोई परीक्षा, जो भी आप परीक्षा देंगे 4 से 5 नंबर चैप्टर दिलाता है। इसलिए वर्णमाला को अच्छी तरीके से जो है समझ के पढ़िएगा, जुड़े रहिएगा, तो सब कुछ सीखने को आपको यहाँ चैनल से मिलेगा। हिंदी भाषा की सबसे बेहतरीन तैयारी की जाती है और भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी हिंदी 100% मजबूत हो जाएगी, वादा रहा हमारा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं। चा छा जा झा है, टा ठा रा रा है, ता था दा धा है, पा फा बा भा मा है। तो हमने अभी बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में, KTM DO ट्रिक याद रखेंगे। के माने होता है कंठ, अब कंठ में कौन कौन आ जाता है, का वर्ग, का खा गा। चा छा जा आ जाएगा KT, टी माने होता है तालव्य। M माने होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य किस में आ जाएगा, टा वर्ग में। ता वर्ग में आ जाएगा दंती, KTM D दंती। और ओष्ठ जो हो जाएगा KTM DO, ओ पा वर्ग में आ जाएगा ओष्ठ। तो तालव्य में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों को याद हो जाएगा, जुड़े रहिएगा। तो तालव्य वर्ग जो है चा छा जा झा में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर होंगे, कि वर्ग के तृतीय अक्षर होंगे, कि वर्ग के चतुर्थ अक्षर होंगे, कि वर्ग के पंचम अक्षर होंगे। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, का वर्ग का अंतिम अक्षर होता है अंगा, चा वर्ग का अंतिम अक्षर होता है इया, टा का होता है रा और पा का होता है और ता वर्ग का होता है ना और पा वर्ग का क्या होता है मा। तो ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये कंठ वर्ग में आ जाएगा अंगा, या मूर्धन्य में आ जाएगा, आना जो है दंती में आ जाएगा, दंती KTM मूर्धन्य में आ जाएगा, दंती में आ जाएगा ना और ओष्ठ में आ जाएगा पा। तो इस प्रकार से 5 अक्षर जो है वर्ग के पंचमाक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत
आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ हैं, ओष्ठ हैं। न तालव्य में होते हैं न होते हैं ओष्ठ में। बचे हमारे पास ऊष्म और अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे तालव्य, मूर्धन्य, दंती, तीनों सा अवहा। तीनों सा अवहा जो मिलकर जो है ऊष्म व्यंजन बनाते हैं। अंतस्थ में कौन कौन से आ जाएंगे? या, रा, रा और वा। ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये चार तीनों सा हा उसमें आ जाएंगे और या रा रावा जो है अंतस्थ में आ जाएंगे। तो विकल्प नंबर इसका तीसरा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि कहते हैं कि समास कहते हैं कि उपसर्ग कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं? बताइएगा। तो दो वर्णों के अगर मेल से विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे होता है संधि। ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। अगर दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न हो तो वहाँ पे हो जाएगा समास। दो शब्द से उत्पन्न हुए विकार। उपसर्ग शब्दांश के पहले लगता है, शब्दांश के पहले, और प्रत्यय जो होता है शब्दांश के बाद में लगता है। तो कुछ जानकारियां थी। संधि वर्णों के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं, और दो शब्दों के जो मेल से विकार उत्पन्न हो उसे हम लोग समास कहते हैं। उपसर्ग जो होता है शब्दांश के पहले लगता है, जबकि प्रत्यय जो होता है शब्दांश के जो है बाद में लगता है। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती हैं? पहला है 1, 2, 3, 4। तो हिंदी भाषा में संधियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संधियां होती हैं आप लोग बताइएगा। एक होता है स्वर संधि, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। मुख्यतः संधि के 3 ही प्रकार होते हैं। अगर हम स्वर संधि के अंतर्गत बात करेंगे तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहले संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और 5वां है अयाधि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। तो ये 5 प्रकार के जो है स्वर संधि के भेद हैं। तो समझ में आ गया होगा संधि के बारे में आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये प्रकार पूछ लेता है एग्जामिनर जो है, तो आपको देखने को मिल सकता है। अगला है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन है कि स्वर है कि यण है कि विसर्ग है? आप लोग बताइएगा कौन सी संधि है। देखिए विसर्ग यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए चौथा काट दीजिए आपस में। व्यंजन का कोई औचित्य नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और यण भी काट दीजिए। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? दीर्घ,
गुण, वृद्धि, यण और अयाध है। दीर्घ गुण मतलब ये होता है हरस और दीर्घ मिलकर दीर्घ बना दे, ये दीर्घ संधि का होता है। गुण में आपको एक मात्रा देखने को मिलेगी, या तो ए या तो ओ। और वृद्धि में आपको दो मात्राएं देखने में मिलेंगी, आए और ओ आओ। यण में यारा राव आपको देखने को मिलेगा और आधा अक्षर कटा होगा। अयाद में आए आए आओ, आए आए, इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो हमको वृद्धि संधि छांटना है। तो वृद्धि का मतलब होता है दो मात्राएं को दिखाई पड़ जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी, और जहाँ पे एक मात्रा होता है वहाँ पे होता है गुण संधि। तो वृद्धि संधि की बात कर रहा था। तो वृद्धि संधि किसका उदाहरण है? स्वर संधि का। इसका उदाहरण है स्वर संधि का। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा स्वर संधि सही हो जाएगा। अगर स्वर के अंदर जाएंगे तो उसमें हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ब है कि आव है कि आव है कि आवा है? तोड़ के हम देख लेते हैं। बह प्लस आव, अगर पहला वाला अक्षर देखेंगे तो उपसर्ग है, लास्ट और शब्दांश देखेंगे तो आव प्रत्यय है। तो हाव कोई नहीं है, आवा नहीं है और बहाव नहीं है। कौन सा हो जाएगा? आव, बहाव, आव। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोटा कैसा शब्द है? ये बिहार पुलिस में सवाल पूछा गया है, अगली बार पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है कि देशज शब्द है कि विदेशज शब्द है? बताइएगा लोटा शब्द कैसा है। देखिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के ज्यों का त्यों इस्तेमाल होते हैं। संस्कृत के जो शब्द होते हैं ज्यों का त्यों इस्तेमाल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अगर कहा जाए जैसे है अग्नि, अग्नि एक प्रकार का तत्सम शब्द है। वायु, वायु भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द से आए हैं, मतलब तत्सम से, उनका हिंदी वर्जन क्या होता है? उनका हिंदी वर्जन, उसे हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए हाथ, हाथ एक तद्भव शब्द है। इसका हिंदी में संस्कृत में कहेंगे इसको हस्त। हस्त संस्कृत शब्द है और संस्कृत वाला ही शब्द हम तत्सम कहते हैं। अगर कहा जाए उजला, उजला एक तद्भव शब्द है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा है देशज। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए, जैसे लोटा एक प्रकार का देशज शब्द है, तो इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। इसके अलावा देशज शब्द में, देशज का मतलब हो देश में जन्मा हो, मतलब उसकी उत्पत्ति देश में ही हुई हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना गड़बड़ हो गया मामला, तो गड़बड़ एक हम ही लोगों ने उत्पन्न किया है, कहीं विदेश से नहीं आया है। गड़बड़ हुआ, टट्टी हुआ, ये टट्टी शब्द हम लोग यहीं से प्रयुक्त करते हैं। पगड़ी हुआ,
ऐसे शब्दों को हम लोग अपने यहाँ भी बना लेते हैं। लोटा हुआ, टांग हुआ, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द वे होते हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर एक विदेशी शब्द है। कंपनी, कंपनी एक विदेशी शब्द है, इसे हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। कैंप, कैंप भी एक प्रकार का विदेशज शब्द है। और क्रिकेट, ये भी एक प्रकार का क्या है, विदेशज शब्द है। तो इस प्रकार तत्सम तद्भव देशज विदेशज को जाना, तो लोटा शब्द एक प्रकार का देशज शब्द हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यह इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, क्लास कैसी लगी, और लाइक का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगला और बढ़िया सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य का विग्रह किया जाए तो हो जाएगा पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, जहाँ पे और आ जाए, या कहें लाभ या हानि, लाभ या हानि। जब यहाँ पे और आ जाए या आ जाए डैश आपको देखने को मिल जाए, योजक चिन्ह, तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। द्विगु समास जो है संख्यावाची होता है। जैसे कहा जाए नवरत्ना है, पंचानन है, चौराहा है। संख्यावाची शब्दों में द्विगु समास आपको देखने को मिलेगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आपको देखने को मिल सकता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष का ध्यान रखा जाता है, उपमेय उपमान का ध्यान देखा जाता है। तो ये कुछ समास थे जिनकी हम लोगों ने अब चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में और जो उमंग के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए तैयारी मजबूत करते रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर जाएंगे, ये वादा रहा हमारा। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, गुड नाइट।